नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सेशन है वो रोज़ शाम 9 बजे लाइव चलता है, जो कि इस समय कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से इस समय लाइव नहीं हो पा रहा है, जिसकी आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 10 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर। तो आपका जवाब होगा पहला विकल्प। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी ये आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी। 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रित और अधिकता में प्रत्यय है। केंद्रित और अधिकता में प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग शब्दांश होते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ करके उसमें परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला शब्द दिया गया केंद्रित, इसमें क्या होगा? प्रत्यय इत। और अधिकता में प्रत्यय होगा ता। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? तीसरा विकल्प है इत और ता। केंद्रित में हो जाएगा इत और अधिकता में ता प्रत्यय हो जाएगा। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने और बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग करते हैं? एक वचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का, या सदा एक वचन सदा बहुवचन। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? दूसरा विकल्प इसका सही जवाब होगा बहुवचन। आदर एवं बड़प्पन हेतु जैसे हम अपने से बड़े लोगों को जब हम बुलाते हैं या उनसे कुछ उनको पत्र लिखते हैं या कुछ भी कोई ऐसा काम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनको आदर देने और बड़प्पन हेतु हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हम कहते हैं पिताजी आ रहे हैं। पिताजी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रहे हैं ये क्या है? क्रिया जो है ये आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है? बहुवचन है। अन्यथा एक वचन पिताजी, तो यहाँ पर एक वचन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। तो अपने से बड़ों के लिए आदर देने और बड़प्पन हेतु बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे शब्द क्या है? वाक्य में जो सबसे शब्द प्रयुक्त किया गया है ये क्या है? प्रविशेषण है, विशेषण है, या विशेष्य है, या क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर जो सबसे शब्द है ये क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। और संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द
क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्रविशेषण। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, तो चौड़ी तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण, ठीक है। और ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? नदी की बता रहा है। तो नदी शब्द यहाँ पर विशेष से हो जाएगा, चौड़ी विशेषण हो जाएगा। और सबसे चौड़ी है तो सबसे शब्द किसकी? चौड़ी की, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? काल का अर्थ क्या होता है? व्याकरणिक दृष्टि से काल का अर्थ होता है समय। तो पक्षी उड़ रहे हैं, यहां पर क्या होगा? काल, हिंदी व्याकरण में काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर बताना है आपको, पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि क्रिया हमारी वर्तमान समय में जारी है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, मतलब क्रिया अभी हमारी पूर्ण नहीं हुई है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्या है कि बारिश की क्रिया बता रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ज्यादा शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि ज्यादा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्रिया विशेषण एक कैसा है? हमारा अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण कैसा है? अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द है, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय या अविकारी किसे कहते हैं? जिसका, ऐसे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द भी हमारे, इनकी भी विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है, और अविकारी शब्द, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अविकारी भी 4 होते हैं। तो जब शब्द रचना के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि विकार के आधार पर जब हम शब्दों को बांटते हैं, तो विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिन्हें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है, वो विकारी कहलाते हैं, और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता वो अविकारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, पांवों की आहट वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पांवों की आहट, तो पांवों की आहट को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा, चाप। चंदा क्या होता है? किसी भी सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान के लिए एकत्रित की गई राशि क्या कहलाती है? चंदा कहलाती है। चित्रण क्या होता है? चित्र खींचना क्या कहलाता है? चित्रण कहलाता है। चित्र खींचना, चित्र खींचना क्या कहलाता है? चित्रण कहलाता है। और चित्रकत्री किसे कहते हैं? जो स्त्री चित्र बनाती हो उसे चित्रकत्री कहते हैं, चित्र बनाने वाली स्त्री। चित्र बनाने वाली स्त्री, चित्र बनाने वाली स्त्री क्या कहलाती है? चित्रकत्री कहलाती है। चित्र खींचना चित्रण कहलाता है, और किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य के लिए इकट्ठा की जाने वाली राशि चंदा कहलाती है। पांवों की आहट चाप कहलाती है। जिस स्त्री के एक ही संतान हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस स्त्री की एक ही संतान होती है उसे काक बंध्या कहते हैं।
पहला विकल्प सही हो जाएगा। सुभगा किसे कहते हैं? जिसका भाग्य अच्छा हो, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसे सुभगा कहते हैं। और जिस स्त्री का भाग्य अच्छा न हो, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा न हो, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा न हो उसे दुर्भगा कहते हैं। और जिसके एक ही संतान हो उसे काकबंध्या कहते हैं। यथा समय शब्द में कौन सा समास होगा? यथा समय शब्द में कौन सा समास होगा? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। तो यथा समय समास में कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। आवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो आवृत्ति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृत, अनाचार, भर्त्सना, विसर्जन। क्या हो जाएगा? आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ और इसका विलोम हो जाएगा अनावृत, जो ढका हुआ न हो। आचार का, इस अनाचार का क्या हो जाएगा? आचार हो जाएगा। भर्त्सना क्या हो जाएगा? निंदा, निंदा का। अगला है गोधूम शब्द है, देशज है, विदेशी है, तद्भव है, तत्सम है। तो कौन सा हो जाएगा? गोधूम शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है और ये इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हो जाएगा गोधूम। घी कैसा शब्द है? घी आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? घृत हो जाएगा। अटारी, अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अट्टालिका। अट्टालिका। अंगीठी आपका ये भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा अंगिष्ठिका। अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? अंगिष्ठिका हो जाएगा। कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। शरणार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। और संधि किसमें होती है? दो निकटवर्ती या दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो शरणार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शरण प्लस अर्थी। शरण प्लस अर्थी। तो संधि के भेद की बात करें तो तीन होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और यहाँ पर इसमें क्या है? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि में क्या नियम होता है कि यदि लघु आ और दीर्घ आ का योग लघु अ या दीर्घ आ से हो तो परिणाम आपका क्या आएगा? दीर्घ आ आएगा। यही नियम ई के साथ और ऊ के साथ भी होता है कि यदि लघु ई और दीर्घ ई का योग लघु ई या दीर्घ ई से हो रहा है तो दीर्घ ई आएगा और लघु ऊ और दीर्घ ऊ का योग हो तो भी दीर्घ ऊ ही आएगा। अगला प्रश्न है सकल शकल, दो बार लिखा है। एक में ये दंत सा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर और ये आपका तालव्य सा है। तो इनका अर्थ क्या होगा? शकल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। और इसका अर्थ होता है अंश। तो पहला इस वाले सकल का अर्थ क्या हो जाएगा? संपूर्ण। और इसका क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें कौन सा अलंकार है? मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण करना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। करुण ही एकमात्र रस है, यह कथन किसका है? करुण ही एकमात्र रस है, ये किसने कहा है? भवभूति ने कहा है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और भरत मुनि का जो ग्रंथ है क्या है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और अन्य किसी के अनुसार अगर मूल रूप में पूछा जाए तो मूल रूप में रसों की संख्या कितनी है? 9 है। मूल रूप में कितनी है? 9 है। रस का अर्थ क्या होता है? रस किसे कहते हैं? तो काव्य को सुनने या पढ़ने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ इन्होंने परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम। अभिनव गुप्त इन्होंने नवा रस दिया है। नवा रस किसने दिया है? अभिनव गुप्त ने दिया है। और कौन सा है? शांत रस है। नवा रस कौन सा है? शांत रस है और अभिनव गुप्त ने दिया है। अगला प्रश्न है, छंद के अनुसार कितने अक्षर समूह को, यहाँ पर छंद होगा, छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? 1 2 3 4। तो 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। गढ़ों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। गढ़ों की संख्या 8 होती है और इसका एक सूत्र होता है, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। य से यगड़ हो जाएगा मगड़ और त से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये आपके गढ़ कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे और 3-3 अक्षरों के समूह का एक गढ़ बनता है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? परम पूज्य महोदय, प्रिय आदरणीय। तो व्यवसाय संबंधी पत्र में क्या होता है? महोदय, जो संबोधन होता है महोदय होता है। और जैसे माता पिता जब अपने बच्चों को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? शुभाशीष। और प्रिय किसके, जब जैसे हम अपने मित्र को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रिय। और जब कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता या गुरुजन को लिखते हैं पत्र तो क्या लिखते हैं संबोधन में? आदरणीय। अगला प्रश्न है, शरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रवरदाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो राहुल सांकृत्यायन ने शरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने शरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, लोग भूल गए हैं, ये रचना किसकी है? लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय, नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह। रचना किसकी है? सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, इंदुमती। तो हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा है, ये है आपकी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाअल्लाह खां, किसकी रचना है ये? मुंशी इंसाअल्लाह खां, मुंशी इंसाअल्लाह खां की रचना है। और पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है, चंद्रवरदाई। और इसकी भाषा है ब्रज, ब्रज भाषा है। और ये आपका हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ भी है। प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। प्रिय प्रवास हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य।
खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इंदुमती ये आपका हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। और हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां। इंदुमती ये किशोरीलाल शर्मा की रचना है। किसकी? किशोरीलाल शर्मा की। किशोरीलाल शर्मा की। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और जो भी साथी चैनल पर नए हो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।